वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि अच्छे स्टॉक को कैसे चुना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी स्टॉक को रखना चाह रहे हैं तो फंडामेंटल्स को चेक कर लेना बहुत अच्छी तरह ज़रूरी होगा। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगता है। टेक्निकल्स के बारे में चैनल्स पे, वेबसाइट्स पे और सब जगह ज़्यादा बातें होती हैं। फंडामेंटल्स के बारे में कम बातें होती है और वो कम समझ में आती है क्योंकि वो एक तरह का टिपिकल साइंस है। तो यहाँ हम कुछ ऐसे खास पैरामीटर्स आपको बता रहे हैं जिससे आप अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसकी जानकारी सभी को होना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एक ही डर है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने को बरसों से लोग सोचते रहे, बरसों तक सोचते रहेंगे, पर उनका सवाल यही है कि हमको समझ में नहीं आता कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बुरा है। और जब डरे हुए होते हैं तो वर्स्ट की बात ही दिमाग में आती है। तो कई लोगों ने कहा अगर कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई, दिवालिया हो गई तो हम क्या करेंगे। तो वैसी स्थितियां हैं नहीं एक्चुअली। अगर आप निफ्टी के 50 शेयर और निफ्टी जूनियर के 50 शेयर्स में सभी में रेंडमली कोई 5 शेयर उठा के 10-10 शेयर खरीद के रख लेंगे तो भी आपको एफडी से बेहतर रिटर्न मिलेगा अगर आप उसको 5 से 10 साल के टेन्योर में जितने देर एफडी को दे रहे हैं उतना समय अगर देख रहे हैं तो परेशानी होने वाली है ही नहीं। तो सबसे पहले आप देखते हैं पहला पैरामीटर क्वालिटी ऑफ कंपनी। तो कंपनी की क्वालिटी को डिफाइन किया गया है अलग अलग तरीके की कैटेगरी से। तो एक्सचेंज ने खुद ए ग्रुप, बी ग्रुप, टी, टीएस और जेड ग्रुप के इसमें कैटेगराइज किया है। तो इसमें ए ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो सबसे बेहतर स्टॉक्स हैं। ये 250 के आसपास स्टॉक होते हैं जो ए ग्रुप में हैं। ए ग्रुप में भी अगर बेटर उसमें बेस्ट 50 को अगर देखना चाहें तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं। अगर सेकेंड लेवल की कंपनीज़ को देखना चाहें तो निफ्टी जूनियर है, निफ्टी मिड कैप है। तो आप यहाँ से स्टॉक्स को देख सकते हैं। और फिर म्यूचुअल फंड होल्डिंग से तो क्वालिटी का पता लग ही रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड जनरली बगैर फंडामेंटल वाली कंपनीज को छूते भी नहीं है, हाथ नहीं लगाते। अगर वो किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्कीम नहीं, अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज, अलग अलग असेट मैनेजमेंट कंपनीज की अलग अलग स्कीम में अगर किसी स्टॉक को खरीदा गया है तो उसमें आप अगर अपनी एसआईपी करके रख लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इनमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग है सभी कंपनीज़ की, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ की। तो आप अगर इनकी एसआईपी करके रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला ही है। अब बात आती है डेट एंड करेंट एसेट रेशो। कितना डेब्ट खड़ा है किसी कंपनी के ऊपर और उनकी संपत्तियां कितनी हैं, मतलब कितना ऋण है, कितनी संपत्ति है। ये रेशो लेस देन 1.1 होना चाहिए। मतलब अगर 100 करोड़ की संपत्तियां हैं तो 110 करोड़ से ज़्यादा आपका उधार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है, डेब्ट आपके ऊपर ज़्यादा है, तो जब भी मंदी आएगी तो वो बोझ बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम का फ्लो कम होता है तब उधारी और इंटरेस्ट मार देते हैं। तो कंपनी को दिवालिया करने के लिए यही चीज़ें मायने रखती है। आपको देखना है कि डेट और करेंट एसेट का रेशो अगर कम से कम हो तो बहुत अच्छी बात, लेस देन 1.1 हो तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद है करेंट एसेट एंड लायबिलिटी का रेशो। असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कितनी संपत्ति आपके पास है और कितनी जिम्मेदारियाँ, कितने दायित्व आपके पास है। तो वो रेशो अगर मोर देन 1.5 होता है तो बेटर है। मोर देन 1.5 मीन्स आपके पास असेट इतनी है कि सारी जिम्मेदारियां, सारे दायित्व पूरे करने के बाद, सारी देनदारी चुकाने के बाद भी आपके पास कुछ बचा रहेगा। तो 1.5 गुना असेट हो लायबिलिटी से, ये हल्का सा चेक कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है पॉजिटिव ईपीएस सिंस लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है, ईपीएस बढ़ती जा रही है। अच्छा, ईपीएस को किसी भी चीज़ को देखना है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में देखना है। कभी कभी ऐसा हुआ कि पिछले 2 क्वार्टर माइनस थे, इस क्वार्टर में प्लस हो गए, एक और क्वार्टर आगे प्लस चला गया। तो इससे ये तय नहीं हो जाता कि ये चीज़ इतने आगे, इतने सालों तक आगे अच्छी चलती रहेगी। पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, कितने सालों से कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार सही चल रही है चीज़, उतनी ही ज़्यादा संभावना बनती है आगे भी सही चलने की।
तो हम जब भी किसी पिक्चर को देखें तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में उसको एक लंबे टाइम पीरियड के लिए चेक कीजिएगा, है ना। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप कोई छोटे मोटे स्टार देखते हैं, फिल्मों में आ गए, 2-4 फिल्में हिट हो गई, तो वो सुपरस्टार नहीं है। सुपरस्टार तो वो इंसान है जो 20 सालों से 15 साल से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, छाया हुआ है। तो वही चीज़ कंसिस्टेंटली यहाँ पे आपको देखनी है। फिर आता है पी रेशो आपका लेस देन 10 हो। पी रेशो अगर लेस देन 10 होता है तो अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं है कंपनी, लेकिन फिर भी उसमें मोमेंटम तो है। अभी एक्चुअली हमारा जो इंडेक्स है वही 18-20 के पी पे चलता है, तो हम इसको कंपेयर करते हुए भी किसी स्टॉक को जज कर सकते हैं। वैसे पी रेशो के मामले में आजकल रिलेटिवली पी रेशो की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हर एक सेक्टर में कंपेरेटिव पी को देख लीजिए। पहले सेक्टर के पी को देख लीजिए, फिर स्टॉक के पी को देख लीजिए, और जो ज़्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं हो, ज़्यादा अंडर प्राइस्ड नहीं हो, ऐसी ठीक ठाक चीज़ जिसमें मोमेंटम हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस कैसी है और उससे बुक वैल्यू का रेशो क्या है। बुक वैल्यू मतलब कंपनी के पास जो संपत्ति है, अगर ये सिंपल भाषा में कहा जाए कि अपने पास जो कुछ भी है वो बेच के अगर एक एक शेयर पे उसकी वैल्यू गिना जाए तो वो बुक वैल्यू कहलाती है। उनकी बुक्स में जो कंपनी की वैल्यू नज़र आती है, तो अगर 200 रुपये का शेयर है और 150 रुपया बुक वैल्यू है तो ठीक माना जा सकता है। वैसे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो अच्छा माना जाता है लेस देन 1.2 को। मतलब 200 रुपये का शेयर है, 170-80 रुपये की बुक वैल्यू है, चलेगा। प्राइस से बुक वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी प्राइस तो 1,500 रुपया हो चुकी है लेकिन बुक वैल्यू 500 रुपया चल रही है, तो 0.3 माना जाएगा इसको। तो ये लंबे समय के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। कई बार फंडामेंटल की परेशानी यही है कि फंडामेंटल स्टडी करने के बाद में आपने बड़े जोश के साथ में किसी शेयर को उठा के रखा और 3 या 6 महीने तक वो आपको अप्रिशिएशन ही नहीं दे रहा है। वो उसके अलावा जिसको आप घटिया शेयर समझ रहे थे और आपने फंडामेंटल्स देखे थे वो भाग के आगे चला गया। तो शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर देती है, दुखी कर देती है, और आपको लगता है कि आएगा फंडामेंटल एनालिसिस बकवास है सब, अगर ये ले लेता तो अभी मेरा पैसा इतना गुना हो जाता है। तो फंडामेंटल का लंबे समय में रोल पता लगता है। फंडामेंटल मतलब मैं आपको आम जिंदगी से ये कह दूँ कि कोई आदमी चोरी या स्मगलिंग कर लेगा तो अगले साल 1.5 साल तक उसके पास जो अय्याशी होगी वो देखने लायक होगी। हो सकता है ईमानदार आदमी को उसको देख के जलन हो जाए एक बार, लेकिन 3, 4 या 5 साल बाद जब वो फंस जाएगा और पुलिस उठा के ले जाएगी, उस वक्त आप कहोगे कि यार फंडामेंटल बेटर है। हम लोग लगातार एक जैसी खुशी, एक जैसी शांति को महसूस कर रहे हैं, और जो एकदम से उठा था वो एकदम नीचे चला गया। तो वही चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में काम आती है। इसके बाद में आता है रेगुलरली डिविडेंड एंड बोनस गिविंग कंपनी। ऐसी कंपनी जो रेगुलर डिविडेंड देती रहती है, बोनस देती रहती है, वो अपने आप में एक डिक्लेरेशन है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। क्योंकि डिविडेंड बांटने के लिए प्रॉफिट्स चाहिए, बोनस देने के लिए भी लगातार प्रॉफिट्स चाहिए। तो डिविडेंड बोनस देने वाली कंपनीज काफ़ी अच्छी कंपनीज होती है, उनसे भी आप अच्छे स्टॉक्स को चुन सकते हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। आपके पास अगर 50 शेयर खरीदने का पैसा है तो यहाँ कम से कम 200 ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं खरीदने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि उन 50 में से 10 कैसे चुने जाए। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके काम को आसान बना देते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम एक बड़े इन्वेस्टर हुए हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम रहा, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये उनके बताए हुए कुछ खास पैरामीटर्स थे जिनका ध्यान रख के आप एक अच्छा रिटर्न ले पाएंगे, और अच्छा बहुत ही अच्छा होगा जब आप फंडामेंटल अच्छे देख के और कोई कंपनी में अपने शेयर लेके रखते हैं। तो पहले भी ये होता आया है कि 30-40 साल बाद किसी ने ज़बरदस्ती जाके किसी बैंक ने, किसी ब्रोकर ने कुछ शेयर किसी को दिला दिए,
पुराने इन्वेस्टर ऐसे कई हमारे पास आते हैं, उनके पास 100 शेयर किसी कंपनी के रखे थे, फिर वो भूल-भुला गए, फिर शेयर मार्केट में बहुत गड़बड़ घोटाले हो गए, उनको लगा सब बर्बाद हो गया होगा, फिर चीज़ें धीरे-धीरे ठीक-ठाक होने लगी। आज जब बाज़ार 10,000, 15,000, 20,000 सेंसेक्स का लेवल बना, तो उनको लगा चलो यार कहीं पे वो सर्टिफिकेट मिले, पूछने आए कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। तो जो 1,000-2,000 रुपये के शेयर उन्होंने खरीदे थे, वो बोनस के साथ मिलते हुए रहते रहते वो शेयर हो गए 2,000 या 4,000 क्वांटिटी में, और जो 10 रुपये का शेयर था उसकी कीमत 1,500 या 2,500 दिख रही थी। ऐसे करके 1,000 रुपये के 25 लाख, 40 लाख ऐसे रुपया वैल्यू दिखता है। तो इस तरीके से ये सब तो रैंडमली हो गया, लेकिन अगर आपने सिस्टमेटिक इस चीज़ की कोशिश की, तो अगर आपके 100 में से 80 डिसीजन भी गलत हुए और 20 भी सही होंगे, तो भी होना तो वही है। उसी मोटिवेशन के साथ, उसी एक बड़े सपने के साथ आप अपनी मेहनत शुरू कीजिए। हम आपके साथ तो हमेशा हैं ही, 24/7 आपको हमारा सपोर्ट है। यू कैन कॉल अस एनी टाइम। थैंक यू, बाय।